हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स तक के सफर के बारे में। ऑब्वियसली क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व नहीं कर पाई, आंसर नहीं कर पाई, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। लेट अस टॉक अबाउट दोज प्रॉब्लम्स विद द क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 1, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी से आने वाली रेडिएशन के पूरे स्पेक्ट्रम को क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लो फ्रीक्वेंसी के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्लासिकल थ्योरीज के पास कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज थे, लेकिन कोई ऐसा फॉर्मूला जो पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए, ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम नंबर 2, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब रेडिएशन के डालने पे किसी मटेरियल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है, लेकिन ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी खास फ्रीक्वेंसी से ऊपर ही ऑब्जर्व किया जाता था। इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। व्हाई दिस इज सो कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 3, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स। जब एटम्स को एक्साइट किया जाता है और फिर डी एक्साइट किया जाता है तो डी एक्साइटमेंट के टाइम वो एटम सर्टेन वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। ये डाटा सीरीज ऑफ कलर्स के रूप में ऑब्टेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिस वन। अब हर एक एटम का अपना एक स्पेक्ट्रा होता है जिसको लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। अब लाइन स्पेक्ट्रा का ओरिजिन क्या है और हर एक एटम का एक यूनिक स्पेक्ट्रा क्यों होता है, दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। नंबर 4, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जहां पे भी मोशन में कर्वेचर आ जाता है वहां पे एक्सेलरेशन होगी। नाउ दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लासिकल थ्योरीज के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल जब भी एक्सेलरेटेड मोशन एक्सपीरियंस करता है, इट शुड एमिट सम रेडिएशंस। अब इस रेडिएशन एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस की तरफ खींचा चला जाएगा एंड अल्टीमेटली इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, बट ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया गया। सो दिस वाज अनदर फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। लाइट के किसी चार्ज पार्टिकल से टकराने के बाद अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन में चेंज आता है तो इसको कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। इस फिनोमिना का क्लासिकल थ्योरीज के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। ऐसे ही बॉन्ड मॉलिक्यूल से टकराने के बाद लाइट की फ्रीक्वेंसी में आने वाले चेंज को रामन्स इफेक्ट बोलते हैं। इस फिनोमेना का भी क्लासिकल थ्योरीज के पास कोई जवाब नहीं था। तो आइए अब बात करते हैं पहले उस फिनोमेना की जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। इस फोटो में नजर आने वाला सूरज भी एक ब्लैक बॉडी है। बिलीव मी, दिस इज सो। ब्लैक बॉडी होने के लिए कलर का ब्लैक होना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस फोटो। दिस इज आल्सो अ ब्लैक बॉडी। ये स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन की गई है कि कोई भी लाइट बीम जब इसके अंदर एंटर करती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के बाद वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। अगर इस बॉडी को हीट करने पे ये सारी फ्रीक्वेंसीज पे रेडिएट भी करे, देन ओनली इट विल बी अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इस तरीके से ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या हुई? A black body is one which is capable of absorbing all the electromagnetic radiation, and not only that, also capable of radiating at all the wavelengths. In short, a black body is one which is perfect absorber as well as a perfect emitter. अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की बात करते हैं। मान लीजिए ये एक ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 3000 केल्विन है, जैसे जहां पे दे रखा है। ये वैसे प्लास्टिक बॉडी है, इतना टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाएगी, बट फॉर एग्जांपल दिस कैन सस्टेन। कोई ऐसी बॉडी है तो इससे निकलने वाली रेडिएशन को आप नोट करते जा रहे हैं। आपने डिटेक्टर लगा रखे हैं, स्पेक्ट्रल रेडियंस देख पा रहे हैं अगेंस्ट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन स्पेक्ट्रल रेडियंस एंड वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस ब्लैक बॉडी। तो एक कर्व आपको इस तरीके की मिलती है, दैट इज कर्व नंबर 1। फिर आप क्या करते हैं, इस बॉडी का टेम्परेचर 4000 केल्विन कर देते हैं। अगेन स्पेक्ट्रल रेडियंस ट्रैक करते हैं अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ। यू हैव गॉट अनदर कर्व नाउ, दिस इज द कर्व। आप देख पा रहे होंगे कि जब टेम्परेचर ज्यादा है तो एरिया भी ज्यादा है कर्व का।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे रेडिएशन भी ज्यादा एमिट करेगी ब्लैक बॉडी। नंबर थर्ड, अब टेम्परेचर और बढ़ा दीजिए, 5000 केल्विन कर दीजिए। एरिया तो हमने पहले भी देखा है, अब भी और बढ़ रहा है। एक और चीज नोट किया आपने, जो पीक है वो शिफ्ट कर रही है। जब टेम्परेचर 3000 केल्विन था तो जो पीक आ रही थी इस कर्व की, दैट वाज एट अराउंड 1 माइक्रोमीटर। जब टेम्परेचर 4000 केल्विन कर दिया तो ये पीक विजिबल रीजन में एंटर कर गई, और जब टेम्परेचर 5000 केल्विन हुआ तो बिल्कुल मिडल में आ गई जो भी विजिबल रीजन के। तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल डेटा अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ लेट अस सी कि क्लासिकल थ्योरीज क्या कहती हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए क्लासिकल थ्योरीज में कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला है, और एक नहीं दो हैं। एक है रेले जीन्स लॉ एंड सेकंड इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये दोनों एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू लैम्डा से। किसी भी वेवलेंथ पे और टेम्परेचर पे एनर्जी डेंसिटी कितनी है, दैट इज गिवन बाय रेले जीन्स लॉ एंड वेन्स लॉ। लेकिन ये फॉर्मूला कामयाब तब होंगे जब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा को, एक्सपेरिमेंटल कर्व को फिट कर पाए। लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड कि क्या ये इस चीज में कामयाब हैं। और टॉप पे देखिए रेले जीन्स लॉ, ये क्या कहता है? दिस सेज कि एनर्जी डेंसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्पेक्ट्रल रेडियंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए, है ना? तो ऐसा देखा भी जा रहा है, ऐसा ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से। जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है तो स्पेक्ट्रल रेडियंस जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही ये लैम्डा जीरो को अप्रोच करेगा तो यू लैम्डा जो है दैट विल अप्रोच इन्फिनिटी। अब ये तो दिक्कत हो गई। हमारी एक्सपेरिमेंटल कर्व क्या कहती है? हमारी एक्सपेरिमेंटल कर्व कहती है कि स्पेक्ट्रल रेडियंस वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं एक पीक देगा, और इस पीक के बाद अगर आप फर्दर वेवलेंथ को कम करते हैं देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। स्पेक्ट्रल रेडियंस जो है वो कम होती जाएगी यूवी विजिबल रेंज में। दिस इज कॉल्ड यूवी कैटास्ट्रोफे। इस यूवी कैटास्ट्रोफे को क्लासिकल थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसका मतलब रेले जीन्स लॉ जो है वो बेचारा हाई वेवलेंथ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही लो वेवलेंथ में एंटर करते हैं दिस फॉर्मूला फेल्स। ऐसे वेन्स लॉ लो वेवलेंथ पे तो इस डाटा को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन हाई वेवलेंथ पे ये भी फेल हो गया। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ इस प्रॉब्लम को मैक्स प्लैंक ने हल किया। कैसे हल किया? मैक्सवेल ने प्रपोज किया कि ब्लैक बॉडी की जो बॉल्स हैं उस पे जो एटम्स हैं वो ऑसिलेटर की तरह ऑसिलेट करते हैं, एंड ईच ऑसिलेटर हैज अ कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, and any oscillator can have only discrete energies as per the relation E is equal to NH nu. Here n is just an integer. That means जो atoms वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी या तो h nu होगी, या 2h nu होगी, या 3h nu होगी, या nh nu होगी। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, बिकॉज अब तक क्लासिकल थ्योरीज के हिसाब से एनर्जी इज जस्ट कंटिन्यूअस, इट कैन बी एनी वैल्यू, but now onwards we will suppose that energy comes in the bundles of fixed energy. तो ये जो एटम ऑसिलेट कर रहे हैं इनकी एक खास एनर्जी ही होगी, that is given by E is equal to NH nu. What would number of those atoms which are vibrating with these frequencies? Planck said that this can be calculated from Maxwell's formula. अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी से वो कैलकुलेट करते हैं, देन यू कम टू नो दैट ऐसे एटम जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम है उनका नंबर बहुत ज्यादा हाई आता है, एंड वो एटम्स जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो, जो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, उनका नंबर ही बहुत थोड़ा है। कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, Planck was able to find a new formula for radiation. This is called Planck's radiation formula, and its mathematical form is like this. अब देखते हैं कि प्लैंक्स फॉर्मूला इस कर्व को कैसे एक्सप्लेन कर पाता है। एट हाई वेवलेंथ lambda is very high, at low wavelengths lambda is very much small. अगर वेवलेंथ काफी हाई है देन फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी स्मॉल,
और अगर वेवलेंथ बहुत छोटी है देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी वेरी हाई बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसको अगर h से मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन इट विल बिकम एनर्जी बोथ साइड्स। प्लैंक्स की एजम्पशन के हिसाब से बहुत कम एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा हाई था। लेट अस राइट इट एज कैपिटल N ओवर हियर। और ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है उनका नंबर बहुत ज्यादा स्मॉल था। लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल n। तो हाई वेवलेंथ पे तो number of particles are very high but due to low energy carried by each and every particle overall NH nu will be a small quantity। तो इसलिए हाई वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रल रेडियंस जो है वो कम आएगी। ऑन द अदर हैंड लो वेवलेंथ पे हाई फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद because number of particles that are carrying that high energy is very low तो इसीलिए ओवरऑल NH nu will be a small quantity। तो इसीलिए लो वेवलेंथ पे भी स्पेक्ट्रल रेडियंस जो है वो कम आएगी। दिस वे प्लैंक वाज एबल टू फिट द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इज दैट प्लैंक्स फॉर्मूला से आप रिले जीन्स लॉ एंड विन्स लॉ डिड्यूस कर सकते हैं। रिले जीन्स लॉ एंड विन्स लॉ आर स्पेशल केसेस ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला। You just check and see whether you can solve this problem. I hope now you will be able to know why classical mechanics failed and how quantum mechanics originated. अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला तो इसको लाइक कीजिएगा एंड अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।